स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। पार्ट वन में हमने 6 नेचुरल डिजास्टर्स पढ़े थे, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, सुनामी, ड्रॉट और फॉरेस्ट फायर, और उनसे सेफ रहने के तरीके भी सीखे थे। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पहले वो जरूर देखो, लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब पार्ट टू में हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे मैन मेड डिजास्टर, जो कि इंसान खुद अपनी गलतियों से क्रिएट करता है। इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन ह्यूमन लाइफ पढ़ेंगे, रिहेबिलिटेशन आफ्टर डिजास्टर एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट सोच रहा है कि सर सिर्फ नेचुरल ही डिजास्टर लाता है, तो पार्ट टू उनके लिए ये सोच बदल देगा, क्योंकि कुछ डिजास्टर के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं और उन्हें हम खुद रोक भी सकते हैं। तो तैयार हो जाओ, पार्ट टू शुरू हो रहा है और ये पार्ट वन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टूडेंट सोचो, आप अपने घर में सो रहे हो, रात को 2 बज रहे हैं, सब कुछ शांत है। अचानक बाहर से एक बड़ी आवाज आती है, बूम, और थोड़ी देर में आपको कुछ अजीब सी स्मेल आने लगती है, आंखें जलती है, सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है, और बाहर देखते हैं तो पूरा आसमान काला धुएं से भर गया है। पास की फैक्ट्री में कुछ हो गया है। ये होता है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। तो समझो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट क्या होता है। डेफिनेशन स्लाइड में बिल्कुल क्लियर है। मैन इंक्लूडेड डिजास्टर वो इवेंट्स है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसान की अनअवेयरनेस, इग्नोरेंस या मशीनरी फेलियर से होते हैं और जान और माल का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब ये डिजास्टर्स कहाँ होते हैं? इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स में, मिल्स, फैक्ट्रीज में, मतलब जहां बड़ी बड़ी मशीन्स चलती है, केमिकल स्टोर होते हैं, गैसेस यूज होती है, वहां रिस्क हमेशा रहता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो स्लाइड में लिखी है, इवन आफ्टर प्रिकॉशंस एक्सीडेंट कैन हैपन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी फैक्ट्री ओनर ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, बट 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसीलिए इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस हमेशा होनी चाहिए। अब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में नुकसान क्या क्या होता है? स्लाइड में 3 चीजें दी है: डेथ्स, लाइव स्टॉक लॉस, डैमेज टू प्रॉपर्टी और एनवायरमेंटल हार्म। ये एनवायरमेंटल हार्म वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फैक्ट्री में केमिकल लीक होते हैं या आग लगती है, तो वो केमिकल्स हवा में, पानी में, जमीन में मिलते हैं और उसका असर सालों तक रहता है। पास की नदियां कंटेमिनेट हो जाती है, जमीन जहरीली हो जाती है, फसल नहीं उग पाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमन एरर आर एट द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। मतलब मशीनरी की गलती से ज्यादा इंसान की गलती। किसी ने सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किए, किसी ने मशीन सही से चेक नहीं की, किसी ने वार्निंग को इग्नोर किया, और वो एक मूवमेंट की लापरवाही डिजास्टर बन जाती है। अब ये भी समझो, प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों स्टेज पर एक्सीडेंट हो सकता है। सिर्फ फैक्ट्री में नहीं, जब केमिकल एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं टैंकर में, तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। जब गोडाउन में केमिकल स्टोर होते हैं, तब भी पूरी चेन रिस्क होती है। सो स्टूडेंट्स याद रखना, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इंसान की लापरवाही या इग्नोरेंस से होते हैं। फैक्ट्रीज में, स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में कहीं भी होते हैं, कहीं भी हो सकता है, और इनसे डेथ, प्रॉपर्टी डैमेज और एनवायरमेंट तीनों को नुकसान होता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी की कहानी सुनाता हूं, जो आज भी हजारों लोगों के जहन में जिंदा है। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक सबक है जो हम कभी नहीं भूल सकते। 3 दिसंबर 1948 रात का वक्त, भोपाल मध्य प्रदेश। शहर सो रहा है, गरीबों की बस्ती फैक्ट्री के पास ही है, और तब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के टैंक से MIC गैस लीक होना शुरू होती है। स्टूडेंट्स, पहले समझो यूनियन कार्बाइड क्या थी। ये एक अमेरिकन कंपनी थी जो भोपाल में इंसेक्टिसाइड्स, मतलब कीड़े मारने की दवाइयां बनाती थी। इस प्रोडक्शन में एक बहुत ही जहरीली गैस यूज होती थी, MIC। ये गैस इतनी डेंजरस है कि थोड़ी सी भी मात्रा में सांस लेने ही इंसान को बहुत सीरियसली अफेक्ट करती है। 3 दिसंबर की रात को क्या हुआ? फैक्ट्री के टैंक्स में से MIC गैस लीक होना शुरू हुई, और ये गैस सिर्फ 40 मिनट तक लीक होती रही। सिर्फ 40 मिनट स्टूडेंट्स, लेकिन 40 मिनट में जो तबाही हुई वो सोच के भी दिल कांप जाता है। भोपाल एक डेंसली पॉपुलेटेड शहर है, मतलब बहुत बड़ी आबादी है वहां पर। गैस हवा के साथ फैली, घर घर में घुसी, लोग सो रहे थे, उन्हें पता भी नहीं चला, आंखें बंद और गैस अंदर। जो लोग उठते भागने की कोशिश की, वो भाग भी नहीं पाए क्योंकि आंखें जलती थी, सांस रुक रही थी। नुकसान का स्केल देखो स्टूडेंट्स, ये सुन के आप अंदर ही हिल जाओगे। 2500 लोग उसी रात मर गए, सिर्फ 40 मिनट की गैस लीक की वजह से।
हजारों पक्षी और जानवर भी मरे, जंगल के जानवर, घर के जानवर, सब। विक्टिम्स में प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूबॉर्न बेबीज और अनबॉर्न बेबीज भी शामिल थे। ये सबसे दर्दनाक बात है, जो बच्चे दुनिया में आए भी नहीं थे वो भी इस ट्रेजेडी के शिकार हुए। गैस ने उन्हें भी नहीं बख्शा। 10,000 लोग परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो गए, मतलब जिंदगी भर के लिए आंखें, लंग्स, नर्वस सिस्टम सब डैमेज हो गया। 1.5 लाख लोग पार्शली हैंडीकैप्ड हो गए, कुछ की आंखें कमजोर हो गई, कुछ की सांस की तकलीफ परमानेंट हो गई। और आज भी 40 साल बाद भोपाल में उस एरिया में पैदा होने वाले बच्चे डिसेबिलिटीज के साथ जन्म लेते हैं, क्योंकि जमीन और पानी अभी भी कंटेमिनेटेड है। ये था नुकसान सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का, सिर्फ इसलिए कि फैक्ट्री मैनेजमेंट ने सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किए, मेंटेनेंस सही से नहीं की, वार्निंग सिस्टम्स काम नहीं कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स याद रखना, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से MIC गैस लीक हुई। सिर्फ 40 मिनट में 2500 लोग मरे गए, 10,000 परमानेंटली हैंडीकैप्ड हुए और 1.5 लाख पार्शली हैंडीकैप्ड हुए। ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी है और ये इंसान के लापरवाही का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, भोपाल की ट्रेजेडी के बाद एक सवाल था, क्या वहां के लोग कुछ अलग कर सकते थे? क्या कोई उन्हें बचा सकता था? हाँ, अगर सही नॉलेज होती, अगर वार्निंग सिस्टम्स होते, अगर लोग जानते कि गैस लीक में क्या करना चाहिए, तो बहुत सारी जानें बच सकती थी। इसलिए ये स्लाइड बहुत जरूरी है। गैस लीकेज में क्या करना चाहिए? सबसे पहले मॉडर्न वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करो। जैसे घर में स्मोक डिटेक्टर होता है, वैसे फैक्ट्रीज में गैस लीक डिटेक्टर्स होने चाहिए जो ऑटोमेटिकली अलार्म बजाए, ताकि लोगों को वक्त मिले भागने का। भोपाल में ये सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था। सेकंड, अगर टैंकर या व्हीकल में गैस ट्रांसफर के वक्त लीक हो, टैंकर को तुरंत हमें ह्यूमन सेटलमेंट से दूर ले जाओ, मतलब पॉपुलेटेड एरिया से दूर किसी ओपन जगह ले जाओ जहां लोग ना हो। थर्ड, और ये बहुत साइंटिफिक और प्रैक्टिकल टिप है, हवा की उल्टी डायरेक्शन में भागो। क्यों? क्योंकि गैस हवा के साथ चलती है। अगर हवा ईस्ट से वेस्ट चल रही है तो गैस वेस्ट में जाएगी, तो हम ईस्ट की तरफ भागना चाहिए। गैस तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी। फोर्थ, आंखें जले या सांस लेने में तकलीफ हो, खुद ट्रीट करने की कोशिश मत करो, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। गैस का असर अंदर तक होता है, बाहर से पानी डालने से कुछ नहीं होगा। फिफ्थ, जो लोग बेहोश हो गए या कमजोर हो गए उन्हें अफेक्टेड एरिया से बाहर निकालो। सिक्स्थ, फायर ब्रिगेड और पुलिस को तुरंत इंफॉर्म करो। सेवेंथ, अपनी गाड़ी ऐसी जगह खड़ी करो कि रेस्क्यू व्हीकल का रास्ता ना रुके। कई बार लोग घबराहट में गाड़ी बीच सड़क पर छोड़ देते हैं और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड रुक जाती है, जिससे और लोग मर सकते हैं। अब क्या नहीं करना चाहिए? जो लोग इन्वॉल्व नहीं है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के पास मत आओ। इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तमाशा देखने की आदत। गैस लीक की जगह पर क्राउड मत लगाओ, आप खुद गैस से अफेक्ट हो सकते हैं और रेस्क्यू टीम का काम मुश्किल हो जाता है। जब तक अथॉरिटीज कंप्लीटली सेफ डिक्लेयर ना करे, अफेक्टेड एरियाज में वापस मत जाओ। गैस इनविजिबल होती है, आप सोच सकते हो कि अब सेफ है, बट वो बुरा हो सकता है। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट के रेस्क्यू करने की कोशिश मत करो। हीरो बनने की कोशिश में आप भी विक्टिम बन सकते हैं। गैस मास्क, प्रोटेक्टिव शूट, ये सब होना चाहिए, बिना इनके अंदर मत जाओ। मैन मेड डिजास्टर 2, वायरल डिजीज की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, मार्च 2020 याद है, अचानक स्कूल बंद हो गए, घर से बाहर निकलना बंद हो गया, मास्क पहनना मैंडेटरी हो गया, पूरी दुनिया एक साथ रुक गई। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला दिया था और ये था एक वायरल डिजीज जो डिजास्टर बन गई। अब सोचो, ये सिर्फ एक वायरस था, एक इनविजिबल चीज, और उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी, हेल्थ सिस्टम और जिंदगियां बदल दी। ये होती है वायरल डिजीज की पावर, जब वो एपिडेमिक बन जाती है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट वर्ड समझो, एपिडेमिक क्या होता है। स्लाइड में डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। जब एक बड़ी एरिया में बहुत सारे लोग एक ही बीमारी का शिकार हो जाए उसे एपिडेमिक कहते हैं। नॉर्मल डिजीज और एपिडेमिक में फर्क समझो। नॉर्मल डिजीज में एक घर में या एक मोहल्ले में बीमारी होती है, बट एपिडेमिक एक पूरे शहर में, स्टेट या देश में एक साथ हजारों लोग बीमार पड़ जाते हैं। और एपिडेमिक और नॉर्मल डिजीज में सबसे बड़ा फर्क, पेशेंट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, नॉर्मल डिजीज से कहीं ज्यादा तेजी से। एक इंफेक्टेड पर्सन 2 लोगों को बीमार करता है, वो 2 लोग 4 को, 4 लोग 8 को, और ये चेन इतनी तेजी से बढ़ती है कि हॉस्पिटल्स भर जाते हैं, डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं। अब कौन सी डिजीज सबसे फियर्ड है? स्लाइड में लिखी है डेंगू, एबोला, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा।
ये सब वायरल डिजीज है जो तेजी से फैलती है और बहुत खतरनाक हो सकती है। डेंगू स्टूडेंट्स जानते हो मॉस्किटो से फैलती है। इंडिया में हर साल लाखों केसेस आते हैं। एबोला अफ्रीका में बहुत डेडली 50 to 90% मोर्टेलिटी रेट। स्वाइन फ्लू 2009 में वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक बना था। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू जो एक सीजन में लाखों लोगों की जान ले सकता है ग्लोबली। अब एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन जो स्लाइड में है, पहले के जमाने में ये डेडली डिजीज अनकंट्रोल थी, लाखों लोग मरते थे। सोचो 14th सेंचुरी में ब्लैक प्लेग ने यूरोप की आधी आबादी खत्म कर दी थी। इंडिया में भी 1918 का स्पेनिश फ्लू 1 से 2 करोड़ इंडियंस मरे थे। क्यों? क्योंकि तब ना वैक्सीन थी, ना एंटीबायोटिक्स, ना प्रॉपर मेडिकल सिस्टम। बट आज स्लाइड में लिखा है साइंटिफिक इन्वेंशन और एंटीवायरल वैक्सीन ने इन्हें कंट्रोल किया है। पोलियो जो पहले हजारों बच्चों को परमानेंटली लेम कर देता था, आज वैक्सीन की वजह से ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। स्मॉल पॉक्स जो लाखों लोगों को मारता था 1980 में कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया वैक्सीन से। ये साइंस की जीत है। बट एक वार्निंग भी है स्लाइड में, न्यू वायरल डिजीज हमेशा विस्पर डेथ्स का खतरा पोज करती है। क्यों? क्योंकि नए वायरस आते हैं, उसकी कोई वैक्सीन नहीं होती है, लोग इम्यून नहीं होते और वो तेजी से फैलती है। कोविड-19 यही था, एक नया वायरस जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं थी। सेफ्टी रेमेडीज की बात करते हैं। स्टूडेंट्स कोविड-19 के टाइम याद करो, जो लोग मास्क पहनते थे, हाथ धोते थे, सोशल डिस्टेंस रखते थे, उन्हें इंफेक्शन कम हुआ। जो लोग लापरवाह रहे, हमें कुछ नहीं होगा, वो ज्यादा अफेक्ट हुए। ये प्रूव करता है कि अवेयरनेस और प्रिकॉशन ही सबसे बड़ी वैक्सीन होती है किसी भी वायरल डिजीज के अगेंस्ट। तो समझते हैं वायरल डिजीज के सेफ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले और स्लाइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कहा गया है, इन्फेक्शन के बारे में विजिलेंट रहना। विजिलेंट मतलब अलर्ट रहना, अवेयर रहना। अगर कोई बीमारी एरिया में फैल रही है तो आंखें खुली रखना, न्यूज फॉलो करना, सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना। अगर तुम खुद छींकने लगे, बुखार आया, कमजोरी आई, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, वेट मत करो। सेकंड, प्रोपेगेंडा और ट्रांसमिशन से अवेयरनेस फैलाओ। मतलब गवर्नमेंट, डॉक्टर, स्कूल सब मिलकर लोगों को बताए कि ये बीमारी कैसे फैलती है, कैसे बचे, क्या सिम्टम्स है। कोविड में याद है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये प्रोपेगेंडा था जो बहुत इफेक्टिव था। जब लोग जानते थे तब वो सही बिहेव करते थे। थर्ड, एंटी डिजीज वैक्सीन समय पर लगवाओ। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में वैक्सीन ड्राइव होती है, पोलियो ड्रॉप्स, एमएमआर वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, ये सब फ्री में मिलती है। कई पेरेंट्स सोचते हैं जरूरत नहीं, ये बहुत गलत सोच है। वैक्सीन बॉडी को डिजीज से लड़ने के लिए तैयार करती है बिना बीमार हुए। फोर्थ है, बीमार लोगों के लिए अलग स्पेशल वार्ड अरेंज करो। हॉस्पिटल्स में ये होना चाहिए कि वायरल डिजीज के पेशेंट एक अलग जगह रहे बाकी पेशेंट से अलग, ताकि इंफेक्शन स्प्रेड ना हो। ये आइसोलेशन वार्ड या क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट है जो कोविड में हमने देखा था। फिफ्थ और लास्ट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस को फॉलो करो। WHO इंटरनेशनल बॉडी है जो पूरी दुनिया की हेल्थ मॉनिटर करती है। जब कोई नया वायरस आता है WHO गाइडलाइंस जारी करते, कैसे बचे, क्या करे, ये गाइडलाइन साइंस पर बेस्ड होती है, उन्हें फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स एक प्रैक्टिकल बात जो स्लाइड में नहीं है बट बहुत जरूरी है, पर्सनल हाइजीन, हाथ धोना, साफ पानी पीना, गंदे एनवायरमेंट से बचना। ये सिंपल हैबिट हजारों डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। अब मैन मेड डिजास्टर के तीसरे की बात करते हैं, टेररिस्ट अटैक। स्टूडेंट्स एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह घर से निकलो, मार्केट जाओ, सिनेमा देखने जाओ और अचानक ब्लास्ट हो जाए? आपने कुछ गलत नहीं किया, आप बिल्कुल इनोसेंट हो, बट फिर भी आप उस तबाही का शिकार हो सकते हो। और ये होती है टेररिस्ट की सबसे बड़ी क्रूएल्टी, कि वो इनोसेंट लोगों को निशाना बनाता है। टेररिज्म किसी एक इंसान का दुश्मन नहीं, ये पूरी इंसानियत का दुश्मन होता है। तो पहले समझो टेररिज्म क्या होता है। स्लाइड की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। टेररिज्म मतलब वो इनह्यूमन एक्ट है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, जो फियर और टेरर का माहौल क्रिएट करने के लिए किया जाता है और कुछ डिमांड्स की तरफ ध्यान खींचने के लिए किया जाता है। सिंपल भाषा में टेररिस्ट लोग कोई मांग रखते हैं, पॉलिटिकल, रिलीजियस या कोई और, जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो वो डराने के लिए, दूसरों को दर्द देने के लिए निर्दोष लोगों पर अटैक करते हैं। घर, होटल, ट्रेन, स्कूल, कोई भी जगह सेफ नहीं होती उनके लिए। और स्लाइड में एक बहुत पावरफुल लाइन है, टेररिज्म डज नॉट केयर फॉर एनी रेस, कम्युनिटी और रीजन, इट इज द एनिमी ऑफ मैनकाइंड। मतलब टेररिज्म हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन नहीं देखता, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान नहीं देखता, वो सिर्फ तबाही मचाता है
तो जब भी कोई टेररिस्ट अटैक को किसी एक कम्युनिटी से जोड़ने हैं, वो गलत बात है। टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, ये सिर्फ इनह्यूमैनिटी है। टेररिज्म अपने वेपन्स कैसे यूज करते हैं, स्लाइड में लिखा है प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, जेनोसाइड यानी कि बड़े पैमाने पर लोगों को मारना, या एब्ड्यूशन यानी लोगों को किडनैप करना, फियर क्रिएट करना, ये सब टूल्स है उनके, और इनका एक ही मकसद है, डराना और अपनी बात मनवाना। और एक सैड रियलिटी, आज दुनिया में कोई भी देश टेररिज्म से सेफ नहीं है। अमेरिका, इंडिया, फ्रांस, सब ने टेररिज्म को फेस किया, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। मेजर टेररिस्ट अटैक ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो स्टूडेंट्स, ये स्लाइड पढ़ते वक्त सिर्फ डेट्स और नंबर याद मत रखना, इन नंबर्स के पीछे रियल इंसान थे, जिनके घर थे, फैमिलीज थी, सपने थे। ये हिस्ट्री का एक बहुत दर्दनाक चैप्टर है और इनके पढ़ने के लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम समझे कि टेररिज्म कितना खतरनाक है और हम इसके अगेंस्ट कितने अलर्ट रहने चाहिए। पहला है 9/11 अटैक, यूएसए 11 सितंबर 2001। स्टूडेंट्स, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक माना जाता है। 19 टेररिस्ट ने 4 पैसेंजर प्लेन हाईजैक किए। सोचो, नॉर्मल फ्लाइट में बैठे थे लोग, कुछ बिजनेस के लिए, कुछ फैमिली मिलने, और टेररिस्ट ने उन्हें अपना हथियार बना लिया। 2 प्लेन सीधे न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स में क्रैश किए, वो आइकॉनिक 110 मंजिले बिल्डिंग्स जो सेकंड में धंस गई। दुनिया ने लाइव टीवी पर ये सब देखा, लोग हेल्पलेस खड़े थे। एक प्लेन पेंटागन, अमेरिका का डिफेंस हेडक्वार्टर हिट किया, और एक प्लेन पेनिनसुला का खेत में क्रैश हुए, क्योंकि उसमें बैठे ब्रेव पैसेंजर ने टेररिस्ट से लड़ने की कोशिश की। टोटल लगभग 3000 लोग मरे, 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए एक दिन में, एक अटैक में। दूसरा, इंडिया पार्लियामेंट अटैक 13 दिसंबर 2001। ये इंडिया पर सीधा अटैक था, हमारे डेमोक्रेसी के मंदिर पर। 5 टेररिस्ट ने पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की। सोच लो, अगर वो अंदर घुस जाते और एमपीस और लीडर्स को निशाना बनाते तो पूरी इंडियन डेमोक्रेसी हिल जाती। लेकिन इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जान दांव पर लगाई। 8 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए, 16 घायल हुए, बट उन्होंने टेररिस्ट को अंदर नहीं घुसने दिया। ये रियल हीरोज थे स्टूडेंट्स, उन्हें याद रखो। थर्ड, मुंबई अटैक 26/11/2008। स्टूडेंट्स, ये इंडिया का 9/11 था। मुंबई का फेमस होटल्स ताज, ओबरॉयल और सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशंस पर बॉम्ब ब्लास्ट और फायरिंग। 10 टेररिस्ट और उन्होंने पूरी मुंबई को 2 दिन तक हाथ में ले रखा। 137 लोग घायल हुए। गवर्नमेंट ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया। 200 एनएसजी कमांडोज, 50 मिलिट्री कमांडोज एंड 5 बटालियंस भेजे। 2 दिन की कड़ी लड़ाई के बाद सब टेररिस्ट मार दिए गए। एनएसजी का ये ऑपरेशन आज भी स्टडी किया जाता है। फोर्थ है पेशावर आर्मी स्कूल अटैक, दिसंबर 2014। स्टूडेंट, ये सबसे दर्दनाक है क्योंकि टारगेट थे स्कूल के बच्चे, आप जैसे। पाकिस्तान के पेशावर में एक आर्मी स्कूल पर अटैक हुआ, 141 लोग मरे, जिसमें 132 इनोसेंट स्टूडेंट्स थे। इनोसेंट बच्चे जो सिर्फ पढ़ रहे थे, उन्हें मारा गया। ये सुन के दिल भारी हो जाता है, बट यही रियलिटी है टेररिज्म की, वो किसी को भी छोड़ते नहीं है, बच्चों को भी नहीं छोड़ते। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, हम टेररिज्म से कैसे लड़ सकते हैं? लेकिन सुनो, टेररिज्म सिर्फ आर्मी और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, एक अलर्ट सिटीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टेररिस्ट अटैक को रोकने में, और ये स्लाइड एग्जैक्टली यही बताती है। टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसी आदमी का डाउटफुल बिहेवियर देखो, पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करो। सस्पिशियस मतलब कोई आदमी एक जगह बहुत देर से खड़ी गाड़ी में बैठा है, कोई बार बार एक बिल्डिंग को घूम रहा है, कोई अजीब बैग छोड़ के जा रहा है, ये सब रिपोर्ट करो। एक फोन कॉल बहुत बड़ी ट्रेजेडी रोक सकता है। सेकंड, मॉल, सिनेमा, गार्डन, मस्जिद, मंदिर, कोई भी पब्लिक प्लेस में कोई अनक्लेम चीज दिखे मत छुओ। बैग, बॉक्स, पैकेट, कुछ भी जो किसी का नहीं लगता वो बॉम्ब हो सकता है। तुरंत सिक्योरिटी या पुलिस को बताओ और वहां से हट जाओ। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, यहाँ ये लिटरली सच हो जाता है। थर्ड है सिक्योरिटी चेक में कोऑपरेट करो। कई लोग सोचते हैं मुझे क्यों चेक किया, मैं तो टेररिस्ट नहीं हूं, ये एटीट्यूड गलत है। सिक्योरिटी चेक हम सबकी सेफ्टी के लिए, कोऑपरेट करो, पेशेंस रखो। फोर्थ है अगर घर रेंट पर देते हो, पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाना जरूरी है, ये लॉ है। टेनेंट कौन है, कहां से आया, ये जानना इंपॉर्टेंट है। कई टेररिस्ट रेंटेड एकोमोडेशन यूज करते हैं ऑपरेशंस के लिए। फिफ्थ है पब्लिक प्लेसेस में सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और सिटीजन्स को भी डिमांड करनी चाहिए कि उनके एरिया के मार्केट, स्टेशन, टेम्पल में सीसीटीवी हो। सीसीटीवी से टेररिस्ट ट्रैक होते हैं।
सिक्स्थ है, बस या ट्रेन में कोई बैग भूल के जाए तुरंत अथॉरिटीज को बताओ। ऐसा मत सोचो कि किसी ने भूल से छोड़ दिया होगा, इन्फॉर्म करो, उन्हें डिसाइड करने दो। सेवेंथ है, पास पड़ोसी का बिहेवियर सस्पिशियस लगे पुलिस को बताओ। ये गॉसिपिंग नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप है। मुंबई 26/11 अटैक की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि कुछ लोगों ने सस्पिशियस एक्टिविटी देखी थी बट रिपोर्ट नहीं की थी। अब क्या नहीं करना चाहिए, किसी अनजान इंसान से कोई भी सामान या पार्सल एक्सेप्ट मत करो। भैया ये पार्सल पकड़ लेना, मैं अभी आता हूं, ये क्लासिक ट्रिक है, नहीं पकड़ना बिल्कुल नहीं। घर अनजान इंसान को बिना पूरी जांच के रेंट पर मत दो। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो, पुलिस में रजिस्टर करवाओ, तब बाद में रेंट पर दो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपना घर, मोबाइल फोन या गाड़ी किसी अनजान इंसान को मत बेचो। टेररिस्ट स्टोलन व्हीकल्स, फोन्स और प्रॉपर्टीज यूज करते हैं अटैक्स के लिए, प्रॉपर्ली वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैनमेड डिजास्टर फोर्थ की बात करते हैं, रियॉट्स। स्टूडेंट्स, एक सीन इमेजिन करो, किसी मोहल्ले में दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ छोटी सी बात पर, लेकिन किसी ने व्हाट्सएप पर एक फेक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। थोड़ी देर में 100 लोग आ गए, फिर 500, फिर पूरी सड़क पर भीड़ हो गई, दुकानें जलने लगी, गाड़ियां टूटी, और जिन्हें पता भी नहीं था कि झगड़ा क्यों हुआ वो भी हिस्से में शामिल हो गए। ये होता है रियॉट, यानी कि दंगे, और ये एक बहुत डेंजरस मैनमेड डिजास्टर है। तो समझो रियॉट क्या होता है। रियॉट मतलब जब एक बड़ी भीड़ हिंसक हो जाए, प्रॉपर्टी जलाए, लोगों को मारे, तोड़फोड़ करे और पूरा एरिया एक बैटलफील्ड बन जाए। ये दुनिया का कई देशों में होता है, इंडिया में भी हिस्टोरिकली बहुत दंगे हुए हैं। अब स्लाइड का सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियॉट में शामिल ज्यादातर लोग उनकी असली वजह या मकसद जानते ही नहीं। ये सुन के अजीब लगता है ना, बट ये सच है। बहुत सारे लोग सिर्फ क्राउडिंग या इमिटेशन की वजह से भीड़ में शामिल हो जाते हैं, मतलब दूसरों को देखने के बाद आगे बढ़ जाते हैं बिना सोचे कि क्या करना है, क्यों हो रहा है। एक आदमी पत्थर उठाता है, दूसरा देख के उठा लेता है, तीसरा भी, और चेन बन जाती है। और चेन आगे चल के क्या करती है, एक को देख के दो, दो को देख के चार, चार को देख के आठ, और ऐसे पूरी चेन बन जाती है। इसका एक रियल एग्जांपल सोचो, कोई रूमर फैल गई है, फलान जगह पर कुछ हो गया, लोगों ने सुना, बिना वेरीफाई किए मान लिया और दंगे शुरू हो गए। बाद में पता चला रूमर बिल्कुल झूठा था, बट तब तक नुकसान हो चुका था। अब रियॉट्स के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अनस्टेबल हो जाता है, मतलब पुलिस, गवर्नमेंट, सब कुछ हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। एक जगह दंगा शुरू हुआ, दूसरी जगह भी फैलने लगा, रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं। सेकेंड है, जब रियॉट पॉलिटिकल या कॉम्युनल कलर लेता है, सोशल हार्मोनी खत्म हो जाती है। ये सबसे डेंजरस सिचुएशन है, जब हिंदू और मुस्लिम या दो पॉलिटिकल ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। वो जख्म सालों तक नहीं बढ़ते, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से डरती है, नेबर्स एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, और एक शहर का पूरा फैब्रिक टूट जाता है। तीसरा और सबसे सैड पॉइंट, इनोसेंट सिटीजन सफर और लेबरर्स की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। जब दंगा होता है, दुकानें बंद हो जाती है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती है, जो डेली वेज वर्कर है, रिक्शा वाले, सब्जी वाले, मजदूर, उनका रोजाना की कमाई बंद हो जाती है। उनका कोई दोष नहीं, लेकिन वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। ऐसे बहुत सारे रियॉट्स हमने देखे हुए इंडिया में। पास्ट में हिंदू मुस्लिम के दंगे, जब आजादी हुई उससे भी पहले हिंदू मुस्लिम के इतने दंगे हुए थे, जिसकी वजह से पूरा इंडिया एक दो कम्युनिटी में बट गया, पूरे दो कंट्रीज बन गए अलग अलग, और जिसकी वजह से आज भी कहीं ना कहीं ये जो बोलते हैं ना, मन भेद हमको देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, रियॉट्स रोकना किसी एक इंसान का काम नहीं है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और ये मत सोचना कि हम तो छोटे हैं, हम क्या करेंगे। आज जो सीड्स ऑफ पीस आप अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में बोते हो, वो कल की रियॉट्स रोकेंगे। रियॉट्स में क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऐसे बातों को रोकना जो रूमर या हिंसा फैलाए। अगर कोई आपको ऐसा मैसेज फॉरवर्ड करे या बात बताए जो कम्युनल टेंशन क्रिएट करे, तो उसे आगे मत बढ़ाओ। सीधा बोलो, यार ये वेरीफाई नहीं है, मैं आगे नहीं भेजूंगा। ये छोटी सी हिम्मत बहुत बड़ी रियॉट रोक सकती है। सेकंड, अपने एरिया में पीस कमेटी बनाना। मोहल्ले का बुजुर्ग, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग, लोकल लीडर, सब मिलके एक पीस कमेटी बनाए। जब भी कोई टेंशन हो, ये कमेटी बीच में आए, बात करे, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करे। कई शहरों में ये सक्सेसफुली काम करता है। थर्ड है, सिविल ड्यूटीज परफॉर्म करो। जो अफेक्टेड है उनकी मदद करो। अगर आसपास कोई घर में फंसा है, किसी को खाना चाहिए, किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो, हेल्प करो। अब क्या नहीं करना चाहिए? रूमर मत फैलाओ, बिल्कुल नहीं। ये इंडिया में रियॉट्स का नंबर 1 कॉज है। व्हाट्सएप पर आया कोई मैसेज, बिना सोचे फॉरवर्ड कर दिया और एक शहर जल गया। अगर कोई भी मैसेज कम्युनल टेंशन क्रिएट करे, डिलीट करो, पुलिस को रिपोर्ट करो, आगे मत बढ़ाओ। फॉरवर्ड करने से पहले वेरीफाई करो, ये गोल्डन रूल है।
कर्फ्यू या लॉ एंड ऑर्डर इंस्ट्रक्शन वायलेंट मत करो। जब गवर्नमेंट कर्फ्यू लगाती है वो तबाही रोकने के लिए लगाती है, मुझे जरूरी काम है ये एक्सक्यूज मत बनाओ, घर में रहो, पुलिस का काम आसान करो। और ये लास्ट पॉइंट, सोशल मीडिया के बेसलेस मैसेज पर ट्रस्ट मत करो। कोई भी एडिटेड वीडियो, फेक स्क्रीनशॉट और झूठा मैसेज देखो, पहले सोचो ये क्या है, क्या सच हो सकता है। ऑफिशियल न्यूज सोर्सेज चेक करो। एक फेक मैसेज फॉरवर्ड करने की वजह से आप भी उस रियॉट के जिम्मेदार बन सकते हो। मैन मेड डिजास्टर का पांचवा हिस्सा है ट्रैफिक प्रॉब्लम। स्टूडेंट, सुबह स्कूल जाने का टाइम, पापा गाड़ी में है और अचानक सामने से दोनों तरफ से घंटा भर की ट्रैफिक। पापा का बीपी बढ़ रहा है, हॉर्न बज रहे हैं, पेट्रोल जल रहा है, आप लेट हो रहे हो और एक एम्बुलेंस कहीं पीछे फंसी हुई है, अंदर एक इमरजेंसी पेशेंट है और वो निकल नहीं पा रहा है। ये सीन अपने कई बार देखा होगा और ये होता है। ट्रैफिक डिजास्टर, हाँ स्टूडेंट्स, ट्रैफिक भी एक डिजास्टर है और इसमें लोग मरते हैं। तो पहले समझो ट्रैफिक जाम क्यों होता है। जब बहुत सारी गाड़ियां एक बिजी रोड पर एक साथ आ जाए और सब बहुत धीमी स्पीड से या बिल्कुल रुक के चले तो उसे ट्रैफिक जाम कहते हैं। ये होता कब है? जब रोड्स की कैपेसिटी से ज्यादा व्हीकल्स आ जाए और रोड्स पे जगह ही ना बचे। कॉजेस क्या होते हैं? स्लाइड में 3 मेन रीजंस है। पहला, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, मतलब शेल्टर में इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं कि रोड्स हैंडल नहीं कर रही। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। दूसरा, ड्राइवर्स के नेग्लिजेंस, लेन नहीं फॉलो किया, सिग्नल तोड़ दिया, बीच सड़क गाड़ी रोकना। तीसरा, ट्रैफिक सिग्नल्स को इग्नोर करना, नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी कर देना, रॉन्ग साइड चले जाना और पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। और ट्रैफिक जैम के नुकसान सोचो, ये सिर्फ लेट होने की बात नहीं है। एयर पॉल्यूशन, गाड़ियां घंटों तक स्लो में चलती है, ज्यादा फूल जाता है, ज्यादा धुआं। दिल्ली में ट्रैफिक का एयर पॉल्यूशन में बड़ा हाथ है। नॉइज पॉल्यूशन, घंटा भर हॉर्न्स, ये मेंटली अफेक्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मेंटल स्ट्रेस, घंटे भर ट्रैफिक में फंसे रहना, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। फ्यूल वेस्ट, करोड़ों रुपए का जो पेट्रोल है वो वेस्ट होता है इंडिया में सिर्फ ट्रैफिक जैम्स की वजह से। टाइम लॉस, एक स्टडी के अकॉर्डिंग मुंबई में एक एवरेज पर्सन ट्रैफिक में 11 दिन पर ईयर वेस्ट करते हैं। सोचो 11 दिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया में रोड एक्सीडेंट से डेथ बहुत ज्यादा है। इंडिया दुनिया में रोड एक्सीडेंट्स में टॉप कंट्रीज में आता है। और अनमेन्ड रेलवे क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट, ये ड्राइवर की अनड्यू हादसे यानी बिना जरूरत की जल्दी की वजह से होते हैं। ट्रेन आ रही है फिर भी निकलने की कोशिश और ट्रेजेडी हो जाती है। और लास्ट, हैवी ट्रैफिक में एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल्स फंस जाते हैं और जिंदगियां खतरे में पड़ जाती है। एक हार्ट अटैक पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच गया क्योंकि ट्रैफिक में एम्बुलेंस 2 घंटे फंसी रही। ये डिजास्टर नहीं तो और क्या है। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? स्टूडेंट्स, आप भी ड्राइविंग एज के नहीं है, बट आज जो आप सीखोगे वो 3-4 साल बाद जब आप ड्राइव करोगे तो काम आएगा। और अभी भी जब घर में किसी को रिमाइंड कराना हो ट्रैफिक रूल्स के बारे में तो आप ये नॉलेज यूज कर सकते हो। ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला, सुबर्बन टाउनशिप्स डेवलप करो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट करो। मतलब सबको एक ही शेल्टर का सेंटर में रहने की जरूरत नहीं। अगर आउटस्कर्ट्स में भी अच्छी फैसिलिटीज हो, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, तो लोग वहां रहेंगे और शहर के अंदर का ट्रैफिक कम होगा। मुंबई के पास नवी मुंबई, ये इसी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। सेकंड, पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट के लिए अलग ट्रैक। जब फुटपाथ पर लोग चलते हैं तो रोड पर ज्यादा स्पेस मिलती है। व्हीकल्स को और साइकिलिस्ट के लिए अलग लेन हो तो वो भी सेफ है और ट्रैफिक भी स्मूथ चलता है। थर्ड, रोड्स पर इंक्रोचमेंट हटाओ। रेडी पार्किंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो लोग फुटपाथ और रोड का हिस्सा रोक लेते हैं, ये ट्रैफिक जैम का बड़ा रीजन है। स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। फोर्थ, कार पूल यूज करो। 4 लोग अलग अलग 4 गाड़ियों में जाने की जगह एक गाड़ी में साथ जाए। ऑफिस में कारपूल पॉलिसीज होनी चाहिए, इससे 75% गाड़ियां रोड से हट जाएगी। फिफ्थ है, फ्लाईओवर्स, रिंग रोड्स, बाईपास बनाने, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन है। जब ट्रैफिक ऑल्टरनेटिव रूट से निकले तो मेन रोड्स पे प्रेशर कम होगा। सिक्स्थ है, सीट बेल्ट हमेशा पहनो। सीट बेल्ट एक सिंपल चीज है बट एक्सीडेंट में ये जिंदगी बचाती है, स्टडीज प्रूव करती है। सेवेंथ है, ड्रंक ड्राइविंग और रेकलेस ड्राइविंग पर हैवी पेनल्टी। स्ट्रिक्ट लॉज और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, तभी लोग डरेंगे और रूल्स फॉलो करेंगे। अब क्या नहीं करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स वायलेट मत करो, कभी नहीं। रेड लाइट तोड़ दी, रॉन्ग साइड गए, हेलमेट नहीं, ये सिर्फ फाइन की बात नहीं, ये आपकी और दूसरों की जान का सवाल है। बहुत पुरानी व्हीकल्स मत चलाओ। ओल्ड व्हीकल ज्यादा धुआं करती है, उन्हें ब्रेक्स और पार्ट्स कमजोर होते हैं, रोड्स पर वो दूसरों के लिए भी खतरनाक है।
ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं, एक सेकंड के लिए फोन देखा और एक्सीडेंट हो गया। इंडिया में बहुत सारे एक्सीडेंट्स का ये एक मेजर रीजन है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और होना भी चाहिए। सीट बेल्ट और हेलमेट के बिना गाड़ी मत चलाओ, ये अपनी जिंदगी के साथ गेमलिंग है। माइनर बच्चों को ड्राइविंग मत करने दो, ये लॉ के अगेंस्ट है। कल पेरेंट्स अपने 15-16 साल के बच्चों को गाड़ी चलाने देते हैं, ये रॉन्ग है, लीगली और प्रैक्टिकली दोनों से। और लास्ट एक्सीडेंट साइट पर रेस्क्यू काम में रुकावट मत बनो, तमाशा देखने के लिए मत रुको, और अगर गाड़ी रोड पर खड़ी है तो हटाओ, एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल्स को जगह दो। स्टूडेंट्स, हम पूरे चैप्टर में डिजास्टर के बारे में पढ़ते रहे, कैसे आते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट अब एक स्टेप पीछे जाके सोचो, डिजास्टर के बाद क्या होता है? जब सब खत्म हो जाता है, तबाही हो चुकी होती है, तो क्या बचता है? टूटे हुए घर, टूटे हुए लोग, टूटी हुई इकोनॉमी और एक पूरा समाज जो दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। ये स्लाइड उस दर्द के 4 कैटेगरीज में समझ जाती है। पहला, इफेक्ट ऑन रिलीफ, यानी कि संपत्ति पर असर। सोचो एक फ्लड आया और पूरा गांव डूब गया, घर कुछ के तो सिर्फ दीवारें बची है, घर का सामान, टीवी, फ्रिज, कपड़े, डॉक्यूमेंट सब बहा गया। ये होता है मूवेबल प्रॉपर्टी का नुकसान, मतलब जो चीजें मूव हो सकती है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब घर की बिल्डिंग खुद, वो भी टूट गई या डैमेज हो गई। सिर्फ घर नहीं, रोड, रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेस, बिजली के खंभे, गैस पाइपलाइन, टेलीफोन टावर्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सोचो एक अर्थक्वेक के बाद रोड में दरारें पड़ गई, ट्रक्स नहीं जा सकते, रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच सकती, एम्बुलेंस नहीं आ सकती। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज एक्चुअली लाइव्स और ज्यादा खतरे में डाल देती है। और सबसे दर्दनाक पॉइंट, फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड का जो नुकसान होता है वो कॉम्पेंसेट नहीं हो सकता। फ्लड में खेत में जो सालों से बनी हुई फर्टाइल मिट्टी थी वो बह जाती है, खेत में रेत और कचरा भर जाता है और वो जमीन सालों तक काम ही नहीं रहती। किसान को मुआवजा मिलता, बट उनकी जमीन की जो नेचुरल फर्टिलिटी थी वो वापस नहीं आ सकती। सेकेंड है इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगियों पर असर। ये सबसे गहरी चोट होती है, लोग मरते हैं और जो बच्चे हैं वो परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। भूज अर्थक्वेक में कितने लोग जो जिंदगी भर व्हीलचेयर पर आ गए, अपना हर काम खुद करने के लायक नहीं रहे। रिलेटिव्स इंटेंस ट्रॉमा में होते हैं, उन्होंने अपनों को आंखों के सामने खोए होते हैं। ये साइकोलॉजिकल वाउंड कभी कभी फिजिकली नहीं दिखता, बट अंदर से इंसान टूट जाता है। ऑर्फन चिल्ड्रन और एल्डरी पीपल, ये दो ग्रुप सबसे ज्यादा सफर करते हैं। बच्चे जो अपने पेरेंट्स खो देते हैं, उनकी परवरिश कौन करेगा? बूढ़ा जो अपने बेटा या बेटी खो देते हैं, उनका सहारा कौन बनेगा? डिजास्टर के बाद ये सवाल बहुत रियल और बहुत दर्दनाक होता है। और रिहेबिलिटेशन यानी दोबारा नॉर्मल जिंदगी पर लाना बहुत मुश्किल और बहुत महंगी प्रोसेस है। सिर्फ पैसा नहीं, टाइम, एफर्ट, प्यार, पेशेंस सब चाहिए। थर्ड है इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर असर। रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा कैपिटल यानी पैसा चाहिए होता है। नए घर बनाना, नई सड़क बनाना, फैक्ट्रीज को रिपेयर करना, ये सब गवर्नमेंट के बजट का बड़ा हिस्सा ले जाता है, जो नॉर्मल डेवलपमेंट के काम में जाना चाहिए था। डेवलपमेंट वर्ड रुक जाता है जब सारा ध्यान और पैसा डिजास्टर एरिया में लगता है, तो स्कूल, हॉस्पिटल, हाईवे जो नए बनने वाले थे वो प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, फैक्ट्रीज बंद है, दुकानें बंद है, लोग काम पे नहीं जा सकते। जब तक चीजें रिस्टार्ट ना हो, लोग बेरोजगार रहते हैं और अफेक्टेड एरिया की इकोनॉमी ओवरऑल कमजोर हो जाती है। इन्वेस्टर नहीं आते, बिजनेस नहीं आते, रिकवरी में सालों लग जाते हैं। फोर्थ है सोशल अफेक्ट, सामाजिक असर। लोग अफेक्टेड एरिया से माइग्रेट करने लगते हैं, अपना पुराना घर, पुराना मोहल्ला सब छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। सिटीज में पॉपुलेशन बढ़ती है और वो शहर भी प्रेशर में आ जाता है। सोशल फेस्टिवल और सेलिब्रेशंस में लोग दिल से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते क्योंकि अंदर गम होता है। दिवाली मनाओ तो सोचते हैं यार ये घर के लिए, जब अब रहा ही नहीं, त्योहार फीके लगने लगते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कमजोर पड़ जाते हैं, कम्युनिटी ग्रुप, लोकल क्लब्स, ये सब डिजास्टर के बाद उतना मुश्किल हो जाते हैं। और लास्ट, ओरिजिनल सोशल चार्म रिस्टोर होने में कई साल लगते हैं। एक शहर की जो अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी जो वाइब्रेंसी होती है, वो डिजास्टर में खत्म हो जाती है और वो फिर से बनाना ये डिकेड्स का काम है, यानी कि सालों का काम हो जाता है। रिहेबिलिटेशन आफ्टर डिजास्टर। स्टूडेंट्स, एक सवाल, अगर आपके घर में आग लग जाए और घर जल जाए तो सिर्फ नया घर बना देना से क्या सब ठीक हो जाएगा? नहीं ना, नया घर बनाना तो एक स्टेप है, बट उसके बाद रहने की मानसिक क्षमता दोबारा लाना, वो मेमोरीज जो जल गई, वो फैमिली मेंबर्स जो नहीं रहे, उनका दर्द, ये सब कौन ठीक करेगा? ये कॉन्सेप्ट है रिहेबिलिटेशन का और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स या और जरूरी प्रोसेस है।
पहले समझो डिजास्टर के बाद होता क्या है। स्लाइड में क्लियर सीक्वेंस दी हुई है, रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। सबसे पहले रेस्क्यू, मतलब जो लोग फंसे हैं, घायल है, उन्हें निकालो। फर्स्ट एड दो, हॉस्पिटल पहुंचाओ, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स है, घंटे और पहले 2-3 दिन में। फिर आता है कॉम्पेंसेशन और रिलीफ, मतलब अफेक्टेड लोगों को इमरजेंसी खाना, कपड़े, शेल्टर और थोड़ा मुआवजा देना ताकि वो सरवाइव कर सके। ये होते हैं रिलीफ कैंप्स। और फिर आता है सबसे लंबा और मुश्किल काम, रिहेबिलिटेशन, यानी लोगों की जिंदगी को दोबारा नॉर्मल बनाने की कोशिश। और ये नॉर्मल सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और सोशल भी। अब इंपॉर्टेंट बात, रिहेबिलिटेशन डिजास्टर के टाइप के हिसाब से अलग होती है। अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन के बाद बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, सब कुछ दोबारा बनाना पड़ता है। ये फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन है। गुजरात में भूज के बाद कई साल लगे पूरे शहर दोबारा बनाने में। ड्रॉट के बाद फिजिकल कुछ टूट जाता है, ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उन्हें पास फार्मिंग टूल्स नहीं होते, तो गवर्नमेंट को नए एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स देने होते हैं और फार्मर्स को नई सीड्स, टूल्स इंप्लीमेंट प्रोवाइड करने के होते हैं ताकि वो दोबारा खेत में काम शुरू कर सके। वायरल एपिडेमिक्स के बाद बिल्डिंग्स नहीं टूटती, टूल्स नहीं चाहिए, बट लोगों का मन में जो डर होता है, मिस इंफॉर्मेशन होती है, तो मास एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जरूरी है ताकि लोग समझे कि बीमारी कैसे फैलती है, कैसे बचे, दोबारा कैसे ऐसी सिचुएशन में मैनेज कर सकते हैं। अब एक बहुत इमोशनल पॉइंट, रिहेबिलिटेशन बहुत मुश्किल हो जाता है जब एक फैमिली में सिर्फ 1 या 2 लोग बचे हो। सोचो एक फैमिली 6 में से 5 लोग अर्थक्वेक में मर गए। अकेला जो बच्चा, वो कैसे खुद को संभाले, घर कैसे चलाए, जिंदगी कैसे रिबिल्ड करे। एक इंसान अकेले ये सब नहीं कर सकता और गवर्नमेंट और समाज दोनों की जिम्मेदारी है ऐसे इंसानों को सपोर्ट करना। इसलिए स्लाइड में लिखा है साइकेट्रिस्ट सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रॉमा में रहने वाले लोगों के लिए। इंडिया में ये स्टिल एक नेग्लेक्टेड एरिया है। हम फिजिकल रिबिल्डिंग पर तो ध्यान देते हैं, बट मेंटल हेल्थ सपोर्ट, थेरेपी, काउंसलिंग ये बहुत कम मिलता है डिजास्टर सर्वाइवर्स को, जबकि उन्हें इसका उतना ही जरूरत होती है। और लास्ट, जो लोग परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी है। वो इंसान जो पहले मजदूरी करता था, अगर उनके हाथ में इंजरी आई तो अब वो कौन सा काम कर सकता है, तो उसे नए काम सिखाना, कंप्यूटर स्किल्स, क्राफ्ट, कोई और स्किल और रोजगार देना ताकि वो दोबारा अपनी इज्जत के साथ जीना सीखे। स्टूडेंट्स, ये स्लाइड अपने एग्जाम्स की सबसे बड़ी दोस्त है क्योंकि एग्जाम में अक्सर डेफिनेशंस पूछी जाती है और ये एक क्लियरली याद है तो मार्क्स पक्के। तो अब मैं एक एक डेफिनेशंस को एक छोटी सी ट्रिक या सेंटेंस के साथ याद कराते हैं ताकि ये कभी भूले नहीं। चलो एक एक करके स्पीड मोड में। डिजास्टर एक ऐसी घटना जो बहुत बड़े एरिया में जान और माल यानी कि सामान का भारी नुकसान करती है। सिंपल ट्रिक, डी फॉर डैमेज, डी फॉर डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर, प्रकृति की ताकत से आने वाली आपदा जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन। याद रखो, नेचर ने भेजा नेचुरल डिजास्टर। मैन इंक्लूड डिजास्टर, इंसान की गलती या लापरवाही या इरादे से होने वाली डिजास्टर। याद करो, मैन ने किया, मैन मेड डिजास्टर। सुनामी, समुद्र के नीचे अर्थक्वेक से बनी बहुत पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव सी वेव्स, जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है डिस्ट्रक्टिंग वेव्स। ट्रिक, टी फॉर टेरिबल वेव्स फ्रॉम द सी। ड्रॉट, बहुत लंबे समय तक बारिश ना होने की वजह से पानी और खाने की बहुत बड़ी कमी। याद रखो, ड्रॉट इज इक्वल टू ड्राई प्लस डैमेज। एपिडेमिक, एक ऐसी बीमारी जो बहुत तेजी से बड़े एरिया में बहुत सारे लोगों में फैलती है। ट्रिक, ई फॉर एवरीवन गेटिंग सिक, दैट्स एपिडेमिक। ट्रैफिक जैम, बहुत बिजी रोड पर गाड़ियां बिल्कुल रुक जाए या बहुत धीमी हो जाए, ये तो आप रोज एक्सपीरियंस करते हो, याद रहेगा। रिहेबिलिटेशन, डिजास्टर से अफेक्टेड लोगों की जिंदगी दोबारा रीबिल्ड करना और रिस्टोर करने की प्रोसेस। ट्रिक, रिहेबिलिटेशन इज इक्वल टू री मतलब दोबारा फिर से नॉर्मल बनाना। साइक्लोन, अनइक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बना एक वायलेंट स्टॉर्म। यूएसए में ह्यूरेंस, जापान चाइना में टाइफून कहते हैं। याद रखो, सी फॉर सर्कुलर स्टॉर्म, साइक्लोन। स्टूडेंट्स, इन डेफिनेशन को एक बार नोटबुक में लिखो और फिर कवर करके बोलो, ये एग्जाम में बहुत काम आएगी। स्टूडेंट्स, हम पूरे चैप्टर 20 नेचुरल डिजास्टर के एक अंत में आ गए हैं। एक लंबी जर्नी थी बट कितना कुछ सीखा, तो एक बार पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन करते हैं, एक बड़ी तस्वीर में सब कुछ देखते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। सबसे पहले डिजास्टर 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और मैनमेड। नेचर से आने वाले मतलब जो हम रोक ही नहीं सकते, बट मैनमेड डिजास्टर जो हम अपनी अवेयरनेस से जरूर रोक सकते हैं। 6 नेचुरल डिजास्टर पड़े, फ्लड भारी बारिश और नदी ओवरफ्लो जो फोरकास्ट कर सकते हैं, साइक्लोन अनइक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तूफान,
फोरकास्टेबल है। इंडिया में साइक्लोन, यूएसए में ह्यूरेंस बोला जाता है। अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट इसको फोरकास्ट नहीं कर सकते। सुनामी, ओशियन अर्थक्वेक की वेव्स, मैंग्रोव्स हमारी रक्षा करते हैं। ड्रॉट्स, लंबे टाइम तक बारिश नहीं, ड्रिप इरिगेशन यूज करो। फॉरेस्ट फायर, मोस्टली इंसान की गलती, जंगल में जलती चीजें मत फेंको। 5 मैनमेड डिजास्टर पड़े। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जिसमें हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी भी देखी, 40 मिनट में कम से कम 2500 लोग, सालों का दर्द, ये सब चीजें हमने यही वीडियो में कवर किया है। वायरल डिजीज एपिडेमिक्स, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस और वैक्सीन फॉलो करो। टेररिस्ट अटैक हमने 9/11, पार्लियामेंट अटैक 26/11, पेशावर, ये सारे अटैक्स के बारे में इसी वीडियो में हमने देखा। रियोट्स यानी रूमर मत फैलाओ, जो कौमी दंगे होते हैं सोशल मीडिया पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। ट्रैफिक प्रॉब्लम यानी रूल्स को फॉलो करो, मोबाइल मत चलाओ ड्राइविंग के टाइम पर। फिर हमने देखा डिजास्टर्स का इंपैक्ट प्रॉपर्टी पर क्या होता है, ह्यूमन लाइफ पर क्या होता है, इकोनॉमी और सोसाइटी पर क्या होता है। और फाइनली रिहेबिलिटेशन, रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, और सिर्फ घर नहीं, मेंटल हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट भी जरूरी है। इस पूरे चैप्टर की एक लाइन में समरी ये है, डिजास्टर आएंगे, नेचर से भी, इंसान से भी, बट एक नॉलेजेबल, अलर्ट और जिम्मेदार सिटीजन हमेशा सेफर रहता है और दूसरों को भी सेफ रखता है। ये चैप्टर सिर्फ 9th के एग्जाम के लिए नहीं है, जिंदगी भर काम आएगा। आज जो आपने सीखा वो कल किसी की जान बचा सकता है। चाहे फ्लड में सही कदम उठाओ, चाहे कोई सस्पिशियस बैग देखो और पुलिस को कॉल करो, चाहे रियॉट में रूमर फॉरवर्ड मत करो। स्टूडेंट्स, चैप्टर 20 नेचुरल डिजास्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट होते हैं। ये जर्नी हमने साथ मिली, फ्लड्स के लेकर फॉरेस्ट फायर तक, भोपाल ट्रेजेडी से लेकर पेशावर स्कूल अटैक तक, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और उम्मीद है कि कुछ चीजें दिल में भी उतरी होगी। अंकित क्लासरूम का एक ही मिशन है, पढ़ाना बोरिंग ना लगे, मीनिंगफुल लगे, रिलेटेबल लगे और जिंदगी में काम आए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा लाइक जरूर करो, इससे और स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचती है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। कमेंट में बताओ इस पूरे चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा। शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अंकित क्लासरूम के साथ पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और हमेशा सेफ रहो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अंकित क्लासरूम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।